हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑपरेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन का अपडेट देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा है बिटकॉइन और सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड मार्केट फिर से हरी भरी लग रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा डाटा है, पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जो अमेरिका को लेकर आई है। यूएस में चीफ जो हैं गैरी गंसलर, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और रिलेटेड टू बिटकॉइन की फीस, जो ट्रांजैक्शन काउंट है, उसका डेटा देखेंगे तो समझ में आएगा कि बिटकॉइन में आगे हो क्या सकता है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। एंड आप अगर कम्युनिटी से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी से जुड़िए एंड टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं प्राइस को लेके। करंटली प्राइस बिटकॉइन का एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो $43,828 तक चल रहा है। ठीक, एक ये मैंने आपको एक लेवल बताया हुआ $44,073 का, और इसको हिट करके देखिए, ये कैंडल अभी नीचे आई थोड़ी सी, बट इसको ऊपर कर देंगे तो ये नेक्स्ट टारगेट है। उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो है $47,488 के आसपास। ये जो दो मैंने रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये इसीलिए लगाए हैं क्योंकि इस समय पे प्राइस एक्शन बहुत पहले अच्छा खासा दिखा था, जनवरी के टाइम आई थिंक, नो सॉरी मार्च के टाइम आई थिंक। तो ये जो है बहुत अच्छा है। और अगर आप देखोगे, हमने उसको सपोर्ट कंफर्म भी कर दिया इस एक प्लेस को, एंड हम इससे ऊपर हैं। कैंडल एक रेड हुई थी, नीचे आए भी थे, लेकिन हम इससे नीचे नहीं गए और ऊपर आ गए। तो दिस इज़ ये एक तरह से 4 आवर में जब आप देखोगे तो हमने इसको सपोर्ट कंफर्म किया इस जगह को, 42,000 को, और ऊपर आ गए। एंड ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर मैं ओवरऑल आपको दिखाऊंगा तो ओवरऑल में आपको दिखेगा कि जो बिटकॉइन है वो ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, और ये इसका करेक्शन था। ये करेक्शन था, ये प्रूफ हो गया कि ये जो एक मोमेंट आया था जब हम नीचे आ गए थे, फिर से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद 1 अगस्त से 4 अगस्त तक हम थोड़ा नीचे गए थे, वो एक करेक्शन था बिटकॉइन का जो 4 दिन चला था। तो हम ऊपर जा रहे हैं एंड अभी भी होपफुली सब अच्छा चलेगा। और मैंने आपको जो बताया था $50,000 की रेंज में हम अगस्त के, और इस महीने $50,000 की रेंज में जो है कर सकते हैं ट्रेड। मतलब कि 50,000 से अंदर, यानी 40,000 टू 50,000 के अंदर। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऊपर भी जा सकते हैं, और बट मेरा मानना ये है कि 40 टू 50,000 के बीच में हम स्टक रहेंगे और धीरे धीरे बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो कम करेंगे, जिससे आल्ट कॉइन्स जो है ना उसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और वो रिकवर करेंगे अपने पहले वाले प्राइस पे। मैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा उछाल मारेंगे, पहले से डबल हो जाएंगे। जो क्रैश में जितना नीचे गिरे हैं वो क्रैश की रिकवरी होगी, और इसी वजह से जिन लोगों ने क्रैश में बाय किया उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक, अब बात कर लेते हैं एक डेटा को लेके। सबसे पहले तो ये एक ट्रांजैक्शन फीस का डेटा है आई थिंक, हाँ। तो फीस जो है बिटकॉइन की फीस वो बहुत कम पड़ गई है अगर आप कंपेयर करो। ये अप्रैल का डेटा था, और मैं जूम इन अगर इसको कर दूं तो आप देखोगे अप्रैल के टाइम पे काफ़ी हाई चली गई थी और 13 मिलियन फीस में आता था, और अब नीचे चली गई और 1 मिलियन फीस में मिल रहा है टोटल। तो ये ट्रांजैक्शन काउंट बताता है, और अभी 4 लाख 5 लाख यूएसडी मतलब डॉलर्स में फीस आती है। ठीक है, ये फीस जो है वो बिटकॉइन माइनर्स को दी जाती है। तो बिटकॉइन माइनर्स को दी जाने वाली फीस काफ़ी कम हो रही है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कम हो रहे, ट्रांजैक्शन कम होंगे उसी से तो फीस दी जाती है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो काउंट कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, मतलब इसका कहना ये है कि या तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ ऊपर जाएगी खूब, ट्रांजैक्शन काउंट, ठीक, या फिर ये गलत संकेत हो सकता है क्योंकि सन्नाटा छाया हुआ है और प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है और ट्रांजैक्शन काफ़ी नीचे गिरे हैं। तो ये एक अलग अलग चीज़ है जो कंसर्निंग चीज़ है, जो हमें बताती है कि हाँ थोड़ा बहुत चिंता होनी चाहिए। वरना अगर ये ट्रांजैक्शन काउंट भी रिकवर करता है और ऊपर की ओर आता है तो हम कह सकते हैं भाई कि पूरी तरह से बिटकॉइन रिकवर कर गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एसओपीआर से रिलेटेड बताता हूँ। एसओपीआर का हमारा ये डेटा है। एसओपीआर बेसिकली ये बताता है कि जिन लोगों ने बाय जितने पे किया है और सेलिंग का प्राइस है, जो बाइंग का प्राइस है, उसका एक रेशियो होता है। तो एसओपीआर नीचे चला गया था पिछले कुछ समय से, आप देखोगे मई से लेके जुलाई तक हम लोग कितना नीचे आए, और बीच में उठ गए थे 19-20 जुलाई के आसपास ऊपर आ गए थे, और लेकिन फिर से हम ये नीचे आ गए 1.2 के आसपास। तो ये 1 के ऊपर रहना चाहिए, ये रेशियो 1 के ऊपर रहना चाहिए। हम इतने 2 महीने से, पिछले 3 महीने से 1 के नीचे थे। अब ऐसा 2 महीने, पूरे 2 या ढाई महीने के बाद हुआ है जब हम 1 के ऊपर ही हैं, और इसको सपोर्ट भी कंफर्म कर दिया। देखिए इस प्लेस पे सपोर्ट कंफर्म कर दिया एसओपीआर ने, तो मतलब प्रॉफिट में है। जिन कॉइन्स को बाय किया है, बहुत सारे मोस्टली जो कॉइन्स हैं वो प्रॉफिट में है, और इनका जो एसओपीआर है वो रेशियो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक, ये पॉजिटिव नंबर है। और ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का डेटा जो मैंने आपको बताया था मीन है, और ये भी थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बोला कि ये गिरा हुआ है, इसको हमें ऊपर आता हुआ देखना है, तब हमें कुछ अच्छा खासा देखने को मिलेगी चीज़। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म होल्डर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स का। आप देखोगे
2017 के बुल मार्केट के टाइम में, 2018 के बुल मार्केट के टाइम में जो ब्लू वाला है, शॉर्ट टर्म होल्डर्स ज़्यादा लिए हुए थे और लॉन्ग टर्म होल्डर्स नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं, बहुत लंबे से ले रहे हैं, उन्हें पता होता है पीक कब आ रहा है, वो सेल करके निकल जाते हैं अपने बुल मार्केट में प्रॉफिट बुक करके। बट जो शॉर्ट टर्म होल्डर होते हैं वो नए नए होते हैं और वो सिर्फ प्राइस को ऊपर देखते हैं और खरीदने लग जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म होल्डर जब जब बढ़ने लगे ना, तो उसका मतलब गलत होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म होल्डर आप देखो, शॉर्ट टर्म होल्डर यहाँ पे 2021 के मई जून के आसपास भी आप देखोगे शॉर्ट टर्म होल्डर्स का नंबर बढ़ रहा था और लॉन्ग टर्म होल्डर्स का घट रहा था। ये एक ऐसा डेटा है जो आपको आने वाले क्रैश के बारे में होपफुली बता देता है और करेक्ट रहा है अब तक। तो ये देखो, आप शॉर्ट टर्म के नीचे गिर रहा है और लॉन्ग टर्म बढ़ रहा है, मतलब एक और बुल मार्केट हमारे आने वाली है और ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो हमें बताता है आने वाले टाइम का एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ जो SEC से रिलेटेड न्यूज़ आई है, चीफ गैरी गेंसलर ने बोला है कि क्रिप्टो क्लैश के लिए, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये बहुत सख्त नियम लाने वाले हैं क्रिप्टो के ऊपर, और जापान वगैरह और भी देशों के साथ, मतलब इन्होंने बात रिसर्च की और काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो बात कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो को, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें इन्होंने सतोशी नाकामोटो को एक तरह का जीनियस बताया था और तारीफ भी की थी। बट उन्होंने ये भी बोला कि क्रिप्टो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो हो रहा है वो स्पेकुलेशन, पैसा कमाने और फ्रॉड वगैरह के लिए हो रहा है, जो कि गलत चीज़ है और उसको लिए ये रिलेट करने वाले उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। The problem is that regulation applies to entities, but with a decentralized trading or lending platform, it is not clear who that entity is. तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर होगा तो दिक्कत हो जाएगी कि हम पकड़े तो पकड़े किसको, अगर कोई फ्रॉड होता है तो हम क्या करें, प्रॉब्लम किसको, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन से उनको प्रॉब्लम हो रही है। SEC हैं तो भाई उनको संभालना है, उनको देखना भी पड़ेगा कि लोगों के साथ गलत ना हो रहा। Some still argue Mr. Gensler should stop enforcing old rules and propose an updated code tailored to how crypto works. But Mr. Gensler and other crypto regulators have shown little interest. Many in the crypto industry are saying that the SEC should come up with new rules, said Michael Diduc, a former SEC lawyer. The SEC on the other hand has repeatedly said that for the most part that rules are there. मतलब जो पहले रूल थे वही रूल है, चेंज नहीं होंगे जो भी रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो यही आ रही है, अमेरिका को लेकर काफ़ी न्यूज़ आ रही है, जो बाइडेन को लेकर आई थी अभी, जो टैक्स को लेकर आया था कि उसमें क्लियर नहीं कर रहे हैं टैक्स किसको देना है किसको नहीं। तो ये थी बिटकॉइन की एक अपडेट। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा एंड ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।